नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास सेगमेंट मार्केट के महारथी में। और बाजार में आज हम देख रहे हैं कि लगातार छठे सत्र में गिरावट है। और आज की गिरावट में जो सबसे गौर करने वाली चीज ये है कि फार्मा शेयरों का और आईटी शेयरों का मूड खराब हो रहा है। और इन दोनों का जो लिंक है वो है अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर एक और सख्त फैसला लिया है और उन्होंने ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाओं के इंपोर्ट पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। तो चिंताएं लगातार टैरिफ के मोर्चे पर कायम हैं। ट्रेड डील को लेकर बातचीत चल रही है। आगे क्या होगा, ये सारी की सारी चीजें भविष्य के गर्भ में हैं। एक और चीज बाजार को परेशान कर रही है और वो है एफआईज की लगातार बिकवाली, उस पर कोई राहत मिल नहीं रही है। और ये चीजें हम पिछले 2.5-3 महीने से लगातार डिस्कस कर रहे हैं कि एफआईज की शॉर्ट पोजीशन में कब कमी आएगी, एफआईज कब लौटेंगे। और धीरे धीरे करते करते एक क्वार्टर का समय बीत गया और हम आगे हैं Q2 के नतीजों के मुहाने पर। तो जरा समझते हैं कि बाजार में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए और अगर आपको दूसरी तिमाही के नतीजों की तैयारी करनी है तो कौन से शेयर पर, कौन से सेक्टर्स पर फोकस करके चलना चाहिए। हमारे साथ जुड़ गए हैं डायमेंशंस कॉर्पोरेट फाइनेंस के सीईओ अजय श्रीवास्तव। अजय जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सर, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। सर, चिंताएं जस के तस हैं। मुझे याद है कि पिछली बार भी हम चर्चा कर रहे थे तो यही सारी चिंताएं थी। इस बार भी हम चर्चा कर रहे हैं तो उससे कुछ नया नहीं हो रहा है। जरा बताएंगे कि बाजार में हम एक तरफ का मूव कब देखेंगे? क्या अब ये सेकेंड क्वार्टर के जो नंबर्स होंगे वो काफी ज्यादा डिसाइसिव रहने वाले हैं? देखिए, गुड मॉर्निंग। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक जो डाइकोटमी आ गई है हमारी मार्केट में, इंडियन इन्वेस्टर हेडलाइन देख के इन्वेस्ट करता है, विदेशी इन्वेस्टर फंडामेंटल देख के विड्रॉ करता है। वो रियलिटी आज है कि हम अपने आप को नहीं देख पा रहे हैं कि जो हमारे कंपनियां हैं, अच्छी कंपनियां हैं, परफॉर्मेंस भी ठीक है, पर इशू है वैल्यूएशन का। अच्छी कंपनी भी अगर बहुत ज्यादा वैल्यूएशन पे आप खरीद रहे हैं तो उस पे आप रिटर्न नहीं बना पाएंगे। तो ये नहीं सोचिए कि इकोनॉमी खराब हो गई है या प्रॉब्लम आ गई है या कोई चीज है। प्रॉब्लम आती है, हर इकोनॉमी में आती है और हम बात करेंगे उसकी। बट सबसे बड़ी बात यह है कि जो एंट्री पॉइंट है इन्वेस्टर्स का और जो आज म्यूचुअल फंड का एंट्री पॉइंट है, इतने हाई पी पे एंट्री कर रहे हैं और आपने आईपीओ भी देखे होंगे कितने सारे आए हैं कि उस पे से रिटर्न निकालना बहुत मुश्किल है। इसीलिए देखेंगे आप, प्रमोटर्स हैं, एफआईज हैं, पीई फंड है, सब लगातार सेल कर रहे हैं। बिकॉज इस वैल्यूएशन पे सेल का मतलब है कि आप प्रॉफिट इन कैश कर रहे हो इतनी हाई पी के ऊपर में। फिर मिलेगी आपको, फिर चीजें मिलेंगी। आपने देखा सितंबर टू सितंबर आप आएंगे तो आपको प्राइस लोअर ही मिलेंगे 80% स्टॉक के। तो आई थिंक इकोनॉमी को नहीं देखिए, ये देखिए कि आपने मार्केट में किस टाइम पे एंट्री किया है, किस पी पे एंट्री किया है। और खासकर अब दो इंडस्ट्री जो आ गई है टारगेट में, आईटी और फार्मा, उसमें आपको क्या करना है ये देखने बात है। तो इशू इकोनॉमी का नहीं है, इशू आपकी एंट्री प्राइस का है, इशू पी का है। नहीं, ये बात बिल्कुल आपने सही कहा सर कि बाकी अगर मैक्रोज देखेंगे तो वो तो अच्छी हैं, उसमें कोई दो राय ही नहीं है। मूडीज, S&P, फिच, उनका भरोसा है। बाकी अपने जो डेटा है, चाहे वो जीडीपी की डेटा हो, चाहे इन्फ्लेशन की डेटा है, चाहे टैक्स कलेक्शन के, वो सब कुछ आ रहे हैं। लेकिन वही है कि हाँ, बाजार की चीज़ें थोड़ी अलग हो जाती हैं और इकोनॉमी की चीज़ें थोड़ी सी अलग हो जाती हैं। रिफ्लेक्शन होता है, बट ये वैल्यूएशन वाला एक मामला ज़रूर है। और ये भी है जैसे कि अगर हम इमर्जिंग मार्केट्स में देखेंगे तो शायद सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन पर अभी भी बैठे हैं। और यही वजह भी है कि दुनिया भर के बाजारों के मुकाबले अगर हम इस साल की अगर हम चाल देखें तो भारतीय बाजारों की काफ़ी ज़्यादा वीक रही है। तो सर, सवाल अगेन वही है कि मान लीजिए जो नए लोग हैं जो अभी वेट एंड वॉच वाले मूड में हैं कि अच्छा ठीक है, बाजार तो कहीं गया नहीं है, साल भर से तो उसी लेवल पर है, तो वो क्या 2-3 हफ्ते क्या वेट कर लें? क्योंकि 10 अक्टूबर के आसपास से नतीजों की शुरुआत हो जाएगी और थोड़ी सी पिक्चर साफ होती जाएगी। देखिए, अक्टूबर रिजल्ट के अंदर में इतना कोई खास हमको रुझान नहीं मिलने वाला है। बिकॉज जो जीएसटी का जो स्टॉपेज हुई थी सेल्स की, वो काफी इंपैक्ट करेगी। प्लस जो आपके जो फ्लड्स आए थे ऑल इंडिया के अंदर में, उसका भी काफी इंपैक्ट आएगा। तो हमें लगता नहीं कि आपके जो ये सितंबर रिजल्ट्स हैं, इसमें इतना आपको अंदाजा लगेगा कि कौन सी कंपनी विनर है, लूजर। और जो विनर थी भी, जैसे ऑटो इंडस्ट्री को जीएसटी का बेनिफिट मिला, वो ऑलरेडी 25% बढ़ चुकी है। तो आई थिंक इशू आपको, एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू आपको है कि आपका एसेट एलोकेशन क्या है, उस किस इंडस्ट्री में आपको जाना है। जैसे खासकर जैसे आईटी इंडस्ट्री ले लीजिए, सस्ती लगती है लेकिन आपको बिल्कुल नहीं जाना उस इंडस्ट्री में। बिकॉज उस इंडस्ट्री का जो आप कहते हो कि एंड गेम शुरू हो चुका है,
उनकी आज भी आप अमेरिकन आईटी कंपनी को देखेंगे, वो इन्वेस्ट करती हैं एआई में, डेटा सेंटर्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। हमारी कंपनी क्या कर रही है? जाके डिविडेंड दे रही है। आपको ऐसे सेक्टर से, ऐसी कंपनियों से आपको अपने आप को अलग रखना, चाहे कितनी कम वैल्यूएशन में मिल जाए। ये कंपनियां का एक ही पाथ है, वो है डाउनवर्ड। जैसे ही आपने इन्वेस्टमेंट छोड़ी और आपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड शुरू किया, जो आपने देखा है, वेदर टीसीएस है, इन्फोसिस है, पिछले 3-4 सालों में इन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट किया है? शून्य। इनका ग्रॉस ब्लॉक क्या बढ़ा है, नेट ब्लॉक क्या बढ़ा है? शून्य। और इनको पेनलाइज करना चाहिए बल्कि देश को, बिकॉज हमने इनको टैक्स फ्री इनकम दिया 15 साल तक, फ्री लैंड दिया इन कंपनियों को, और आज ये कंपनियां क्या कर रही है? इंडिया को पीछे छूट गई है डेटा में, एआई के अंदर में, और ये कंपनी डिविडेंड दे रही है। इस सेगमेंट को हमको एज इन्वेस्टर, दैट्स व्हाई हम ना लेते हैं, ना पिछले 3 साल से उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज ये सेगमेंट डाउनवर्ड स्पाइरल पे है। कहां पे स्ट्रांग है इंडिया? 2-3 चीजों में। ऑटो, टू व्हीलर बहुत स्ट्रांग है इंडिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अप एंड डाउन होंगे बट बहुत स्ट्रांग है। हॉस्पिटल, हेल्थ केयर सेक्टर एकदम स्ट्रांग है आपके पास में, आपको जरूरत है उस चीजों की। तो मेरा राय ये कहता है कि वेट की बात नहीं है, बात ये है कि आप अपना सेक्टर चुनिए और उसमें एंट्री करना शुरू कर दिए धीरे धीरे, बिकॉज अगर शेयर रहेगा तो आप रिव्यू करेंगे तो ऐड कर सकते हैं। अगर आप सोचते रहेंगे कि भाई एक दिन आएगा मैं इन्वेस्ट करूंगा, वो होता नहीं है इस मार्केट के अंदर में। ठीक है, दाम थोड़े गिर भी सकते हैं, बट आप अपना सेक्टर चुन लीजिए कि आपको किस सेक्टर में जाना है। और उसके लिए खासकर कहता हूं कि जैसे ही हमारा ये सेक्टर्स हैं, फार्म एक्सपोर्ट्स है, जैसे ये आईटी की बात हुई है, इसको अगर आप इग्नोर कर दें, काफी ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और नई नई कंपनियां, नए नए ई कॉम की कंपनियां आ रही हैं, उसमें निवेश करिए, बिकॉज वो आपका फ्यूचर है। जो आज इन्वेस्ट कर रहा है उसको अगले 10 साल देखते हुए ई कॉम तो उसके पार्ट का पोर्टफोलियो होना ही चाहिए। और एक लेसन बता दूंगा, सिंपल मॉडल है। आप अगर आज इन्वेस्ट कर रहे हो तो उन कंपनियों में इन्वेस्ट करो जो पिछले 10 साल, 5 साल के अंदर में नई आईपीओ आई है मार्केट के अंदर में, बिकॉज वो कंपनियों का फ्यूचर है। आप अगर 25 साल, 30 साल पुरानी कंपनी स्टील, सीमेंट के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो आप 10 साल बाद सोचेंगे मैंने ये क्या किया। तो मेरा राय यही है, रुकिए मत, सेक्टर चूज करिए और उन्हीं पे जाइए जो नई कंपनियां, जिनमें हंगर है और जिनमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज है। पुराने सेक्टर्स को भूल जाइए, नए को एम्ब्रेस करिए। रियलिटी इज न्यू सेक्टर विल गिव यू रिटर्न, पुराना सेक्टर विल जस्ट किल योर इन्वेस्टमेंट। ये आपने बड़ी शानदार बात कही सर आपने कि नहीं, आप ना, ये समय थोड़ा बदल गया है और आपको नए सेक्टर पहचानने पड़ेंगे। एक समय बड़े फैंसी सेक्टर हुआ करता था आईटी, आपने पहले उसका नाम लिया कि नहीं, उससे बिल्कुल आप दूर रहिए। आईटी में प्रॉब्लम है, फार्मा में प्रॉब्लम है, हम देख रहे हैं कि मेटल एक सिक्लिकल नेचर का है, आप इन्वेस्टमेंट का व्यू बनाएंगे थोड़ा हो सकता है कि फंस जाएंगे। ले दे के मामला आ जाता है कि कंजम्पशन हमारी जो स्टोरी है वो मजबूत है, ऑटो पर आप बुलिश रहिए और बाकी अच्छा, ये न्यू एज वाली जो कंपनी जैसे सर हैं जिनकी हमने चर्चा 3-4 साल पहले बहुत ज़्यादा की, अब हम देख रहे हैं कि फिर से कहीं ना कहीं उनकी चर्चा शुरू हो गई है और लॉसेस को धीरे धीरे वो कन्वर्ट कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी हल्के हल्के प्रॉफिट से जनरेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे फिनटेक की बात करें या फिर हम कंज्यूमर टेक की बात करें, ई कॉमर्स वाली कंपनियां, क्यू कॉमर्स वाली कंपनियां, या आपको लगता है कि ये फ्यूचरिस्टिक हैं और किसी को अगर अगले 5 साल 10 साल का सोचना हो तो ये एक एरिया हो सकता है पैसे जनरेट करने का? यही एक एरिया है। आप जो इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी को आप टैप कर सकते हैं, और अभी और भी आईपीओ आएंगे, हमें उम्मीद, जैसे फोन पे का आईपीओ आ रहा है, फ्लिपकार्ट भी आईपीओ आएगा, आप अमेजोन का होपफुली आईपीओ आएगा, तो अभी और भी आएंगी, बट काफी सारी आ चुकी हैं। और यहां पे मैं एक चीज जरूर बोलूंगा कि हम जो इंडिया निवेशक है हमेशा इंडिया को देखता है। सरकार आपको अलाउ करती है विदेश के शेयर खरीदने के लिए, हर आदमी को $250,000 पर एनम खरीद सकती है। आप उसका पूरा यूज करिए, बिकॉज कई सेक्टर जो वहां मिलेंगे आपको यहां नहीं मिलेंगे। जैसे मैं बताता हूं आपको, क्वांटम कंप्यूटिंग की 3-4 कंपनियां यूएस में ऐसी हैं जो ग्लोबली डोमिनेट करेंगी क्वांटम कंप्यूटिंग में, वो आपको इंडिया में नहीं मिलेगी। आपको अगर वैसे आईटी देख लीजिएगा तो हाईटेक आईटी आपको यूएस में मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो अपना जो, जैसे आपने बोला ना कि पहली बार निवेश कर रहा है, मैं तो उसको यही बोलूंगा, 3 हिस्सों में अपने आप को बांटो। इंडियन इक्विटी 1/3, यूएस इक्विटी और चाइना इक्विटी 1/3, गोल्ड सिल्वर 1/3। आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करते रहोगे, आपको वॉलेटिलिटी कम होगी, रिटर्न अच्छे आएंगे। सिर्फ इंडिया का फोकस आपको शायद प्रॉब्लम दे सकता है, और सिर्फ इक्विटी का फोकस तो और भी बड़ी प्रॉब्लम देगा आपको। सवाल ये भी है सर कि फिर ये आपने कहा कि नहीं,
एक तिहाई आप चाइना और यूएस इक्विटीज में करिए। अब बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि नहीं करते कैसे हैं। ये जरा एक बार संक्षेप में आप गाइड कर देंगे कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है अगर किसी को चाइना में या फिर यूएस में एक्सपोजर लेना हो तो? इसमें दो तरीके हैं। एक, आप म्यूचुअल फंड के तरीके से भी जा सकते हैं जिसमें कि फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व नहीं होगी, तो इंडियन म्यूचुअल फंड्स हैं जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लिस्टेड के अंदर में भी नैस्डैक के ईटीएफ हैं जो आप इन्वेस्ट कर सकते हो मार्केट के अंदर में। जैसे नॉर्मल शेयर खरीदते हैं, आप ईटीएफ भी खरीद सकते हो। चाइना का भी है, नैस्डैक का भी है। और अगर आपको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप किसी भी अपने बैंक, जो आपके अच्छे बैंक हैं, उसमें आपके पास में आप फॉरेन करेंसी के लिए ट्रेडिंग के लिए अकाउंट खोल सकते हैं और उसमें अपना ट्रांसफर कर दीजिए पैसा। और जैसे आप नॉर्मली ब्रोकरेज में आप बाय सेल करते हैं, उनके ब्रोकरेज अरेंजमेंट है, वैसे ही आप नॉर्मली बाय सेल कर सकते हैं। तो अपनी बैंक के पास जाइए, उनको रिक्वेस्ट करिए, आपका अकाउंट खोल देंगे, आपके रुपए इंटू डॉलर करके ट्रांसफर कर देंगे, आपको एक्सेस देंगे। आप जैसा बाय सेल हिंदुस्तान में करते हो, बिल्कुल वैसा ही बाय सेल कर सकते हैं। तो आपके पास में ऑप्शन है ट्रेडेड की, विच इज ईटीएफ। म्यूचुअल फंड है वो जो आपके कर सकते हैं, जो रुपए में होगा इन्वेस्ट। और डायरेक्ट अकाउंट जो आप अपने बैंक को बोल सकते हैं खोलने के लिए, वो आपका डॉलर कन्वर्ट होगा, रुपी डॉलर कन्वर्ट होगा, और वहां पे आप फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं यूएस मार्केट के अंदर में। जी, ठीक है। अजय सर, एक सवाल आपसे आखिर में होगा। जरा ना थोड़ा सा और चीज़ों को बिल्कुल इजी कर देते हैं। आप जरा बताइए कि तीन वो कौन से सेक्टर्स हैं जिनसे बिल्कुल कंप्लीटली उनको अवॉइड करना है, दूर रहना है, और वो कौन से तीन सेक्टर्स हैं जिस पर आप बहुत ज़्यादा बुलिश हैं। और एक उसमें मैं और क्वेश्चन जोड़ देता हूं। चूंकि भारतीय मार्केट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अंडर पेनिट्रेटेड है, वो चाहे एएमसीज हों, चाहे इंश्योरेंस हों, इन तमाम कंपनीज के लिए मौके आगे मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा होंगे। क्या आप भी इस थियरी में बिलीव करते हैं? देखिए, आपने पूछा सेक्टर, जो मैंने आपको समझाया कि दो तीन सेक्टर्स जहां पे हम काफी बुलिश हैं, जहां पे कर रहे हैं। एक है टू व्हीलर ऑटो सेगमेंट, खासकर वहां पे हम काफी बुलिश हैं। और एक कार कंपनी है जिसको एक्सपोर्ट करती है वो खासकर। दूसरी सेगमेंट है इंडिया का हेल्थ केयर सेगमेंट, जो खासकर हॉस्पिटल की तरफ फोकस्ड है, बिकॉज उसका लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री हमारे सबसे बहुत स्ट्रांग है। और तीसरा सेगमेंट आप ब्रॉडली समझ लीजिए ई कॉम ड्रिवन कंपनीज पे, जो आप हमारे पास में अभी नई नई कंपनियां आती जा रही हैं, लगातार आ रही है नई कंपनियां, तो वहां पे निवेश बढ़ता चले जा रहा है। तो तीन क्लियर सेगमेंट है, ई कॉम, इंडियन हेल्थ केयर और टू व्हीलर एंड ऑटो। थोड़ा बहुत बीच में और शेयर्स हैं, बट उनको छोड़ दीजिए एक मिनट के लिए। इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट काफी बड़ा था हमारा, बट उसको अभी हमने रोका हुआ है, बिकॉज आप देख ही रहे हैं टैरिफ का। जो सेगमेंट हमने नहीं जाना है, आपको मैं बताया था कि आईटी खासकर हम बिल्कुल नहीं जाते हैं, आईटी के अंदर में खासकर। दूसरा सेगमेंट जो हमें बिल्कुल आज की तारीख में हमने अवॉइड करके रखा हुआ है, वो है अपना ये बैंकिंग सेगमेंट, बिकॉज उसमें हमारी रिटर्न बहुत ही कम आती है। अगर इंडस्ट्री चलेगी तो बैंक चलेगी, और फिनटेक और गोल्ड लोन कंपनीज और एनबीएफसीज आपको ज्यादा रिटर्न दे सकती हैं बनस्पत बैंक। तो बैंकिंग को हमने ऑलमोस्ट जीरो रखा है, आईटी को हमने जीरो रखा है, और हमने स्टील और सीमेंट को जीरो रखा हुआ है इस समय, जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक है, बिकॉज उसके अंदर में कोई डिस्टिंग्विशिंग प्रोडक्ट तो है नहीं। स्टील स्टील है आपका, और उसके अंदर में टैरिफ बड़ा इन्वॉल्व है। गवर्नमेंट ने अगर दे दी ड्यूटी आपको बेनिफिट, तो आप प्रॉफिट कमाएंगे, नहीं देंगी तो आप प्रॉफिट नहीं कमाएंगे। और सीमेंट तो ऐसा इंडस्ट्री है कि जहां बढ़ते चले जा रहे हैं, कैपेसिटी बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। उसमें भी वही सेम इशू आ रहा है कि आप कितनी कैपेसिटी कहाँ ऑब्जॉर्व करेगा। तो ये तीन सेगमेंट हमारे ऐसे हैं जो हम नहीं ले रहे हैं। ये तीन सेगमेंट हैं जहां पे हमारा फोकस है। ठीक है अजय सर, बहुत शुक्रिया आज हमारे दर्शकों की हैंड होल्डिंग करने के लिए और कुछ अलग चीज़ें बताने के लिए कि बाज़ार में कैसे अपने आप को स्ट्रेटजाइज करना है, कैसे प्लान करना है। और